हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन हिस्ट्री करेंगे, प्राचीन भारत को समझेंगे। आज ये पहला लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मैं अच्छे से समझा पाऊँगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एग्ज़ाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो। आज हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एंसेंट हिस्ट्री का पहला जो पार्ट है वो आज हम करेंगे। मैं तीनों तरह की हिस्ट्रियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। पहले तो एंसेंट हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलेंगे, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, मीडिएटर इंडियन हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीनों तरह की हिस्ट्री बच्चों के डिमांड के ऊपर हम ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे और आप भी हमारे साथ साथ जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपने सेल्फ नोट्स को तैयार करेंगे ताकि भविष्य में आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप रेडी हो सकें। और हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे, वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो हम टाइम की बचत के साथ साथ अच्छी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री देखो बोर होने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हिस्ट्री भी बाकी सब्जेक्ट की तरह बोरिंग नहीं, बहुत ही अच्छी है और आपको समझ में भी आएगी। रट्टा लगाने से हिस्ट्री कभी भी नहीं आती है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको भी ये पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ आज हम हमारी भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। तो आज हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर का, ऐतिहासिक स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर मैं 35 चैप्टर करवाने वाला हूं, जिसमें हमारा जो बिल्कुल नींव से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ एक चैप्टर हमारे एंसेंट हिस्ट्री के हैं, कुछ एक चैप्टर हमारे मीडिएटर इंडियन हिस्ट्री के हैं और कुछ एक चैप्टर हमारे आधुनिक भारत के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो आज हम हमारा पहला जो चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत, उसको हम कवर करेंगे भाई। उसके बाद हम प्रस्तर युग पढ़ेंगे। प्रस्तर युग मतलब पत्थर युग के बारे में हम जानेंगे। ताम्रपाषाण, कृषक और संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एकेडमिक्स जो आपने अभी 12th तक पढ़ाई की है उससे सिमिलर हैं, लेकिन ये जितने भी 35 के 35 टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं, वो सभी कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके जॉब के लिए, उसमें हर एक में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे गुप्त आ जाते हैं तो गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकालीन जो 800 से 1200 ईस्वी का है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस्लाम का उदय एवं अरबों का सिंध विजय, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाती है दिल्ली सल्तनत, 1200 से 1526 तक की हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत में साम्राज्य के संघर्ष लगभग 1400 से 1526 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे। भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्षों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मुगल और अफगान 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का हम कवर करेंगे। मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत, हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। उसके बाद आ जाता है मराठा साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, और मुगल साम्राज्य का पतन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य, मराठा, मौर्य, ये सभी चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। उसके बाद भारत में यूरोपियों का प्रवेश कैसे हुआ, यूरोपियों का प्रवेश के बारे में हम ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है 18वीं सदी का भारत।
18वीं सदी के भारत के बारे में हम जानेंगे। 18वीं सदी का भारत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से हम पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के बारे में हम जानेंगे। 1857 का विद्रोह और 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तनों के बारे में हम जानने वाले हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन जो हमारा 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का है, और राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1905 से 1918 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा 35वां जो चैप्टर है लास्ट, उसके बारे में हम अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, जो हमारा स्वराज्य के लिए संघर्ष है 1919 से लेकर के 1947 तक, यानी कि हिस्ट्री की नींव से लेकर के, जीरो से लेकर के 1947 तक का जो भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं तो इतिहास का हम अगर संधि विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, इति प्लस में हास, ठीक है। तो ये संधि विग्रह अगर हम करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि ऐसा निश्चित रूप में हुआ, ऐसा निश्चित रूप में हुआ, ठीक है। तो ये शाब्दिक अर्थ है। बाकी जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के जनक कौन है, हिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहलाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हेरोडोटस, ठीक है। तो उसके बारे में अब सबसे पहले जो है इतिहास की बात बताऊं मैं आपको, तो इतिहास 3 कालखंडों में बांट दिया गया, ठीक है। वो कालखंड, ये कालखंड नहीं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये खंडों की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्राचीन हमारा भारत है उन आदिम लोगों के काल को 3 कालखंडों में बांट दिया गया। उन 3 कालखंड कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। उसके बाद आग ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। ये 3 तरह के हमारे कालखंड हैं। तो सबसे पहला जो कालखंड बना वो पहला कालखंड कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल जो पहला कालखंड है। अब इस कालखंड के लोग कैसे थे? लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। प्राक इतिहास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास भी कहते हैं। तो इस कालखंड के लोग कैसे थे? इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। ये 2-2, 3-3 लाइन है जो आपको बस अभी समझ लेनी है, बाद में कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हिस्ट्री को जितना भी पढ़ो उतना कम है। बहुत बड़ी बड़ी बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी लेंथी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है, जो हमें अच्छे नंबर दिला सके, और वो बिना रट्टा लगाए और बिना बुक उठाए हमें याद रहें, हमारे माइंड में दौड़ती रहें। तो इसके बारे में, तीनों कालखंडों के बारे में 3-3 पॉइंट ही हम अच्छे से याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के लोगों का आपको याद रखना है कि इस काल के लोगों को, इस काल के आदिम लोगों को ना तो किसी अक्षर का ज्ञान था, ना किसी लिपि का ज्ञान था, ठीक है। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व उनके औजारों, जैसे हड्डियों के औजार बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। हालांकि पत्थरों के बारे में हम प्रस्तर युग में पढ़ने वाले हैं, पत्थर युग में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन आदिम लोगों का इतिहास कैसे लिखा गया? इन लोगों का इतिहास उनकी गुफाओं में उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारिता, चित्रों के माध्यम से, उनके औजारों के माध्यम से, ठीक है, उनके आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसी के अंतर्गत रखा गया है। पाषाण काल मतलब बड़े बड़े जितने भी हमारे स्मारक हैं, स्मारक, पाषाण काल बोले तो मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ भी इसको बोलते हैं। पाषाण काल को मेगालिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगालिथ। पाषाण काल को मेगालिथ बोलते हैं। पाषाण काल अगर मैं आपको समझाता हूँ तो पाषाण काल क्या है? जैसे दक्षिण भारत का मैं एक उदाहरण देता हूं। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ करता था पहले?
अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शव के साथ या तो कोई मिट्टी के बर्तन या उनके औजार वो भी उसके शव के साथ कब्र में गाड़ दिए जाते थे और उस कब्र के ऊपर घेरे में बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ दिया जाता था। ठीक है, ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2-3 लाइन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दूसरे कालखंड का नाम है आग ऐतिहासिक काल। इसमें भी 2 से 3 लाइन ही आपको अभी पढ़ लेनी है। ठीक है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल के आदिम लोगों को अक्षर और लिपि का ज्ञान था, लेकिन उनका लिखा हुआ आज तक हम ना तो पढ़ पाए हैं ना ही समझ पाए हैं। ठीक है, इतिहास लेखन की नजरों में सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। अब हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन जो लिखित इतिहास हमें मिलता है, जितने सोर्स मिलते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सिंधु सभ्यता के मुद्रा मिलती हैं, ठीक है ना, जो हमारे कॉइन्स मिलते हैं उनके ऊपर लिखी हुई है, लेकिन आज भी हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आग ऐतिहासिक काल के लोगों को क्या था, अक्षर और लिपि का ज्ञान था, लेकिन आज भी हम उनके लिखे हुए शब्दों को या उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब तीसरे कालखंड की ओर चलते हैं। तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में भी 3 ही पॉइंट मैंने लिखे हैं, बाकी बारी बिल्कुल लेंथी हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, और इन्हीं में से पूछा जाता है, बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है, इनको भी लिपि और अक्षर का ज्ञान था, आग में भी था, लेकिन उनका पढ़ा हुआ हमें समझ में नहीं आया। लेकिन ऐतिहासिक काल के आदिम लोगों का लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं, उनकी लिपि को समझ सकते हैं। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी बीसी बिफोर क्राइस्ट से संबंध मतलब प्रारंभ होता है और महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। महाजनपदों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th या 8th चैप्टर में। ठीक है, बुद्ध के समय में ये चैप्टर है, बुद्ध का समय हम पढ़ेंगे। तो महाजनपद क्या है, अगर बच्चों को मतलब किसी को पता नहीं है तो महाजनपद क्या है। महाजनपद बच्चों 16 बड़े बड़े क्या थे, 16 बड़े बड़े राज्य थे। क्या थे, राज्य। 16 बड़े बड़े राज्यों का हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जो किस टाइम की बात है, बुद्ध के समय में। ठीक है ना, हमें इनकी उत्पत्ति का पता चलता है और 6वीं 5वीं शताब्दी की है, ये ईसा पूर्व की बात है। 16 बड़े बड़े राज्य जिन्हें हम महाजनपद बोलते हैं, और इनका हमें कहां से पता चलता है कि ये महाजनपद थे, बुद्ध के समय में। एक तो बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ, मैं लिख के बता देता हूं आपको। 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है हमें। कौन कौन से, एक तो बौद्ध धर्म के नाम है अंगुत्तर और जैन धर्म के, ये बौद्ध धर्म का है भाई, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर ग्रंथ है ये। ठीक है ना, एक तो इसमें, और दूसरा जैन धर्म के भगवती सूत्र, ये जैन धर्म का ग्रंथ है भाई, जैन धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र ग्रंथ है ये एक। ठीक है ना, एक तो इस ग्रंथ में और एक अंगुत्तर ग्रंथ में जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना, निकाय पूरा नाम इसका अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में हमें 16 बड़े बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इतना याद रखें। तो ये महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है किसमें, ऐतिहासिक काल में। मेरे ख्याल से आप सभी को ये तीनों कालखंड
समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल 2-2 लाइन आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अदर थिंग्स टू रिमेंबर, याद करने लायक जो लाइनें हैं वो लिख रखी, इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इंडिया शब्द सबसे पहले किसने हमें दिया। तो इंडिया नाम सबसे पहले हकामनी ईरानियों ने दिया। ये साथ के साथ आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो किसने दिया? हकामनी ईरानियों ने सबसे पहले इंडिया का नाम दिया। बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन्होंने अलग अलग इतिहासों के बारे में हमें जानकारी दी। ठीक है, तो सबसे पहले हकामनी ईरानी जो थे उन्होंने हमारे भारत का नाम इंडिया दिया। फिर फारसियों ने क्या कहा? हिंदू कहा। इस देश को क्या कहा? हिंदू कहा। फिर यूनानी आए, यूनानियों ने क्या किया? इंडोस कर दिया भाई। ठीक है, हिब्रू में होडू, लेटिन में इसे इंडस कहा गया, और जो चीनी लोग थे उन्होंने तियानचू नाम दिया। ठीक है ना, ये कुछ एक नाम थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी शब्द क्या हैं? सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप माने जाते हैं, बिगड़े हुए शब्द माने जाते हैं। कैसे शब्द हैं ये सभी? सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। हेरोडोटस जो हिस्ट्री के पिता हैं, हिस्ट्री के फादर हैं, ठीक है, यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेता था। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो बिल्कुल जर्नल बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल नींव से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेता था। रोमन दार्शनिक, जो रोमन दार्शनिक था कौन? सिसरो। सिसरो ने क्या किया था? हेरोडोटस को इतिहास के जनक या पिता की संज्ञा दी थी, मतलब इतिहास के पिता या जनक का नाम दिया था। किसने? रोमन दार्शनिक सिसरो ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का आप नाम जरूर याद रखें, बिल्कुल बेसिक है, हिस्टोरिका। कौन, क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिका। ये सभी जितने भी विदेशी यात्री थे उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी जितनी भी बुक हुई हैं या जो भी हुआ है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलते हैं। इसमें मतलब पाणिनि जो था उसने एक संस्कृत भाषा में एक बुक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम क्यों था? क्योंकि उसमें 8 अध्याय थे। ठीक है, और ये बड़ा एक अभिलेख भी है, अभिलेख एक संस्कृत का उदाहरण भी है। तो अष्टाध्यायी में सबसे पहले भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख हमें मिलता है। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, सभी को पता है। इन्होंने वास्तविक इतिहास के लेखन की नींव रखी थी। ठीक है, वास्तविक जो लिखने की प्रक्रिया है इन्होंने ही शुरू की थी। उससे पहले इतिहास को लिखा नहीं जाता था, वो केवल और केवल काल्पनिक था। लेकिन हेरोडोटस के बाद ये क्या थे? एक प्रयोगकर्ता थे हिस्ट्री के। तो इन्होंने अलग अलग सामग्रियों के शोध करके एक हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया। इन्होंने लेखन नींव रखी हिस्ट्री की। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझ में आई होंगी और याद भी हो गई होंगी। उसके बाद देखिए, काफ़ी सारे बच्चे बीसी और एडी में कंफ्यूज होते हैं कि सर हम बहुत सारी डेट हैं जिनके सामने ये अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड को देखते हैं, किसी के सामने हम क्या देखते हैं? बीसी देखते हैं। अभी भी पीछे हमने बीसी पढ़ा था। ठीक है, बीसी, इसका इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ईसा पूर्व। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हिंदी में? ईसा पूर्व। अब इसका तात्पर्य क्या है? बीसी का बिफोर क्राइस्ट मतलब बिफोर, पहले, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले की जो घटना होती हैं, जो सन होती हैं, उनके आगे हम बीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसी लिखते हैं, फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह से पहले, पूर्व। समझ में आ गया? उसके बाद एडी हम काफ़ी जगह पे देखते हैं, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एडी क्या है। तो एडी के बारे में भी हम वैसे तो हम छोटी 7वीं 8वीं क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं इनके बारे में, लेकिन कंफ्यूज होते हैं काफ़ी सारे बच्चे। जिनको पता है मैं उनको नहीं बताने वाला, लेकिन
आपको पता है, मैं बारीकी से आपको करवाने जा रहा हूं, तो काफी सारे बच्चे मिलेंगे। तो एडी का मतलब होता है बच्चों एनो डोमिनी, ठीक है ना, एनो डोमिनी, ठीक है। ये कैसे वर्ड हैं, ये कैसे शब्द हैं, दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बने हैं, एनो डोमिनी, जिसको हम हिंदी में ईस्वी लिखते हैं। काफी सारी सन है, अभी भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या है, एनो डोमिनी, मतलब इसका संबंध कहां से है, इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म से है, ठीक है। इस टाइम पे ईसा मसीह थे और चले भी गए, उसके बाद की जितनी भी घटनाक्रम है उनके डेट के सामने हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं एडी, एनो डोमिनी इसका पूरा नाम है, हिंदी में क्या लिखते हैं, ईस्वी, ठीक है। तो ये था। आजकल की अगर मैं बात करता हूं, आजकल की मैं अगर बात करता हूं, आधुनिक भारत की अगर मैं बात करता हूं, तो काफी जगह आपको क्या देखने को मिलता है, बीसी की जगह हम क्या देखते हैं, बीसीई, क्या देखते हैं, बीसीई। और एडी की जगह हम क्या देखते हैं, एडी की जगह हम देखते हैं सीई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, और इसकी है कॉमन एरा, ठीक है। और एक और वर्ड आपके सामने आएगा या आ गया होगा, कभी देखा हो तो, बीपी, ठीक है ना, बीपी। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है ना, मतलब वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले, कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा, ये किसकी जगह पे यूज होने लगा, बीसीई, बीसी की जगह पे, सीई कॉमन एरा किसकी जगह पे यूज होने लगा, एडी की जगह, और एक बीपी बिफोर प्रेजेंट ये यूज होने लगे। क्यों होने लगे, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश इनका इस्तेमाल करने लगे हैं और आजकल हमें इनकी जगह पे ये वर्ड दिखाई देते हैं, बीपी, सीई, बीसीई। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के पहले, एडी का मतलब ईस्वी, बिफोर, एनो डोमिनी दो लैटिन भाषाओं से मिलकर, दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। और आजकल जो यूज होने वाले हैं, विश्व के अधिकांश देश जो यूज करते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, उसके सोर्स कहाँ से हमें मिलते हैं, तो आप सभी बच्चे परिचित हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सोर्सेज हमें हमारी धरती से ही मिलते हैं। बहुत सारे टीले हैं। अब टीले क्या होते हैं, धरती से उभरा हुआ पार्ट, ठीक है ना, धरती से उभरे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टीला, ठीक है ना, टीला बोलते हैं, सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, टीला बोलते हैं। अब ये टीला क्या है, धरती से उभरा हुआ पार्ट है। जब वैज्ञानिक आधार पर इसकी खुदाई होती है, वैज्ञानिक आधार पर इसका उत्खनन होता है, तो बहुत सारी प्राचीन बस्तियों के हमें इसमें क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और जो वो अवशेष मिलते हैं, जो हमें वो सामग्री मिलती है, वो सामग्री से हम पता लगाते हैं कि वो सामग्री किस काल की है, और उसी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि पहले के लोग, उनका भौतिक जीवन कैसा था, वो किस प्रकार के मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन या कोई धातु के बर्तन, कैसे वो बर्तन इस्तेमाल करते थे, कैसे वो जीवन अपना व्यतीत करते थे, कौन कौन से अनाज वो उगाते थे, कौन कौन से अनाज वो खाने में इस्तेमाल करते थे। तो इन बातों का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये टीला है भाई, और ये टीला आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तीन तरह के टीले पाए जाते हैं। अब तीन तरह के टीले कैसे होते हैं, अब टीले तो देखने में तो सामान्य ही लगेंगे, अगर हम वैसे ही देखेंगे कि कोई भी जमीन का उभरा हुआ भाग है, देखिए ये है, ये टीले हैं भाई। अगर आपने कहीं देखे हैं आसपास के, सबसे ज़्यादा तो जैसे दक्षिण भारत में भी हैं, और हरियाणा, जो हमारा यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ बहुत सारे टीले आपको देखने को मिलेंगे।
ऐसे टीले होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के मैंने लिख दिए, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक टीला। ये टीलों के टाइप्स हैं भाई, ठीक है। एकल सांस्कृतिक नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, वैज्ञानिक आधार पर जब इनका उत्खनन होता है, इनकी खुदाई होती है, तो जिस टीले में एक तरह की ही, मुख्यतः एक तरह की ही संस्कृति हमें पाई जाती है, वो एकल सांस्कृतिक टीला होता है। मुख्य सांस्कृतिक टीला क्या होता है, बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य सांस्कृतिक टीले के अंदर मुख्यतः एक संस्कृति की ही प्रधानता हमें दिखाई देती है, इसलिए इसको मुख्य सांस्कृतिक टीला बोला गया। उसके बाद आता है बहु मतलब बहुत सारे, नाम से पता चलता है। बहुसांस्कृतिक टीलों में क्या होता है, बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर पश्चिमोत्तर बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं और कभी कभी ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, यानी कि बहुत सारी संस्कृतियां हमें उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अभी एक उदाहरण दूं तो पश्चिमोत्तर भारत में अगर ऐसे टीलों का उत्खनन हुआ जिसमें हमें कब के नगरों का हमें पता चलता है, जिनकी स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हो गई थी, ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व में इनकी स्थापना हो गई थी पश्चिमोत्तर भारत में, जब हमें इनका पता चलता है। तो देख लो, इतने सारे हमारे पास इतिहास के सोर्सेज हैं। उसके बाद जैसे बहुत सारे हैं, पतंजलि लगा लो। पतंजलि के टाइम की अगर मैं बात करूं, पतंजलि आप समझते हो ना, पतंजलि के समय में हमें बहुत सारे ऐसे नगरों का हमें पता चलता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी मिली है जिनका 150 ईसा पूर्व, बहुत ही पुराना प्राचीन हमें सामग्री प्राप्त होती हैं, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, उल्लेख मिलता है पतंजलि के समय का भी। तो ये 3 तरह की संस्कृतियां बताई हैं, 3 तरह के टीलों के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टीले हैं भाई, ये देख लो, ये टीले ऐसे होते हैं, जमीन से उभरे हुए भाग को टीला बोला जाता है। अब ये सोर्सेज हैं, ये 3 तरह के मेन स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक भी आप समझ गए होंगे। तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने अनेक हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घूम फिर कर कोई 6 महीने रहा, कोई 6 साल रहा, कोई 8 साल रहा, और अलग अलग राजाओं के टाइम, अलग अलग शासकों के टाइम ये आए थे, जिनमें बहुत सारे जैसे यूनान के थे, रोमन लेखक थे, चीनी लेखक थे और हमारे अरबी लेखक थे। तो सबसे पहले मैं साहित्यिक साक्ष्य की बात करता हूँ, जिनसे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक साक्ष्य के 2 पार्ट बना दिए गए। साहित्यिक साक्ष्य का पहला जो पार्ट है वो है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी ग्रंथ हो गए, गल्प साहित्य हो गए, ये तीनों किसकी कैटेगरी में रखे गए, लौकिक साहित्य, जो एक भाग है साहित्यिक साक्ष्य का। उसका जो पहला पार्ट है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है 2 तरह की, एक है ब्राह्मण साहित्यों के बारे में और एक ब्राह्मणेतर साहित्यों के बारे में। अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं, वेद। वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। उपनिषदों के बारे में पता चलता है। उपनिषद क्या होता है, समीप में बैठकर लिया हुआ ज्ञान। उपनिषद है, आरण्यक है, रामायण, महाभारत, ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य किसके अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। स्मृतियां हैं, पुराण हैं, ठीक है, ये सभी इसके भाग हैं जो साहित्यिक साक्ष्य है, एक प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में कौन कौन आते हैं, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। जैसे मैंने बताया बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के, जैसे बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है कौन सा बताया था, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का जो एक ग्रंथ बताया था भगवती सूत्र, जो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे महाजनपद रहे, जो 16 बड़े बड़े राज्य रहे। तो ऐसी जानकारियां हमें इन्हीं के द्वारा मिलती हैं।
अब चलिए पुरातात्विक साक्ष्य हमें कौन सी जानकारी देती है। अब जिनके बारे में मैंने अभी बताया, टीले हैं या जमीन से हमें अलग अलग सामग्रियां मिलती हैं, ठीक है, तो वो सभी के सभी पुरातात्विक हैं। पुरातात्विक में कौन कौन से आते हैं? अभिलेख है, जैसे अशोक के स्तंभ पर अभिलेख लिखे हुए हैं या किसी पत्थर पर लिखा हुआ है, उनको हम अभिलेख बोलते हैं। अलग अलग शासकों ने कभी प्राचीन काल में मुद्राएं चलाई थी, किसी ने तांबे की चलाई, किसी ने सोने की चलाई, तो ऐसी ऐसी मुद्राएं पाई जाती हैं जिनके ऊपर अलग अलग मुहरें या अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं कि वो लोग कैसे थे। मूर्तियां पाई जाती हैं, चित्रकला पाई जाती हैं, स्मारक भवन पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत का मैंने आपको उदाहरण दिया था। स्मारक क्या है? कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को घेरे में गाड़ दिया जाता था, कब्रों में शव के साथ क्या कर दिया जाता था, बर्तनों को या किसी पशु को या ऐसे दफना दिया जाता। तो ऐसे स्मारकों को मतलब क्या करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये सभी, ठीक है ना। तीसरा जो मेन आता है विदेशी यात्रा विवरण। बहुत सारे विदेशी यात्री हुए जिसमें यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी। यूनान और रोमन लेखक कौन कौन से थे? टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, मेगास्थनीज, डाइमैक्स, डायनोसियस, टॉलमी, पिलनी, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको थोड़ा सा बोर भी होना पड़ेगा, लेकिन बोर के साथ साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो बार बार आप ये बोरिंग बुक उठाना भूल जाएंगे, बार बार ये बोरिंग लेक्चर आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक बार में ही समझ में आए। चीनी लेखक हुए, अरबी लेखक जैसे तारानाथ, तिब्ती, कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक थे, अलब्रूनी था, तहकीके हिंद के लेखक थे। तो ये विदेशी विवरण है। तो मेन जो चीज़ें थी वो आप याद रखेंगे। अगर प्राचीनतम इतिहास के स्रोत आपसे पूछ लिए जाएं तो 3 तरह के स्रोत आप याद रखेंगे, एक साहित्यिक साक्ष्य, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक विदेशी यात्रा विवरण। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। उसके बाद क्या था? अब उसके बाद था कि अब हमें पता कैसे लगाया जाता है, हम पता कैसे लगाते हैं। जैसे हमें सामग्रियां भी मिल गई, साहित्यिक साक्ष्य भी मिल गए, पुरातात्विक भी मिल गए, विदेशी यात्रियों का विवरण भी मिल गए। जो हमें जमीन से सामग्री मिलती है उनको शोध किया जाता है। रेडियो कार्बन काल, ठीक है, रेडियो C14 के जरिए हम पता लगाते हैं कि वह किस काल के हैं। रेडियो कार्बन काल का रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप्स आप सभी को पता है हर एक लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, हर एक जीवित प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। और इनकी पूरा जीवन, आइसोटोप्स कब तक रह सकते हैं? 11,136 वर्ष इनका पूरा साल होता है। ये एक जीवित वस्तुओं में 11,136 साल इनकी एज बताई गई है। तो रेडियो कार्बन से हम यह पता लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आज हमने सीखने को मिली। अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और इसके रिटर्न नोट्स के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप क्वेरी ले सकते हैं। इस चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा करवाया हुआ ये पार्ट समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम मुद्राओं के बारे में, अभिलेखों के बारे में, विदेशी यात्रियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।